हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 46। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ ओपन जीरो के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, डिस्क्राइब्ड विलियम शेक्सपियर एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स डिस्क्राइब करते हैं विलियम शेक्सपियर को एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 901। इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो। ये पुरानी कहावत है कि मार्लो नहीं होते तो कौन नहीं होता? मिल्टन, किड, शेक्सपियर है, जॉन लिली। क्वेश्चन नंबर 901 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर। इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो शेक्सपियर। Question number 902. To whom Ben Jonson said the first poet in the world in some things? Ben Jonson किसको कहते हैं द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स? जॉन मिल्टन, चौसर, जॉन डन या जॉर्ज हरवर्ड? क्वेश्चन नंबर 902 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डन को कहते हैं बेन जॉनसन द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 903। हु सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? कौन कहता है? जॉन मिल्टन कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, जॉन ड्रायडन ने कहा है, बेन जॉनसन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्रायडन ने कहा है ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन ड्रायडन ने कहा है जॉन डन की पोएट्री के बारे में, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। Question number 904. Omission of one or more letters in speech, making it colloquial. Elision, ellipsis, empathy, eclogue. मतलब ओमिशन मतलब ओमिट, एक या एक से अधिक लेटर का ओमिशन या ओमिट कर दिया जाता है इन स्पीच में। मेकिंग इट कोलोकियल, उसको क्या कहते हैं? इलिशन कहते हैं, इलिप्सिस कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, इकोलॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 904 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलिशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, लिसन इज द ओमिशन ऑफ साउंड्स, syllables or words in speech or writing. It is used to make language easier to say and faster. इलिजन में साउंड को ओमिट कर दिया जाता है, सिलेबल्स को ओमिट कर दिया जाता है, वर्ड्स को भी ओमिट कर दिया जाता है इन द स्पीच और राइटिंग में। इट इज़ यूज्ड, इसका यूज होता है मेक अ लैंग्वेज ईजियर, लैंग्वेज को ईजियर बनाने के लिए और फास्टर करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इलिजन इज राइटिंग। कॉज इज समटाइम्स स्पेल्ड कॉज और कॉज। फोरसेल इज अ कॉन्टेक्शन ऑफ फोर कैसल। तो फोर कैसल का जो कॉन्टेक्शन फॉर्म है फोक्सेल, और कॉज को कहा जाता है कॉज या कॉज। तो यहाँ पे साउंड्स का, सिलेबल्स का, वर्ड्स को का ओमिशन कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, उसी को इलिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 905। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है? ही वॉज इनफ काइंड टू इनवाइट मी। क्वेश्चन नंबर 905 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइंड इनफ इन प्लेस ऑफ इनफ काइंड। जहाँ पे इनफ काइंड है वहाँ पे काइंड इनफ का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिक देखिए, ए ई एन, ई यानी इनफ, ए यानी एडजेक्टिव और एन यानी नाउन है। तो अगर इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है और इनफ के बाद नाउन का, तो यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव का यूज इनफ से पहले होता है। तो इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, इनफ के बाद नाउन आता है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, ए ई एन। अब इसको आसानी रहेगी याद करने में। क्वेश्चन नंबर 906। द अर्लीस्ट ओड्स इन द इंग्लिश लिटरेचर वर।
Ode to Evening by Collins, Epithalamion, Prothalamion by Edmund Spenser, Ode to Nightingale by Keats या ना? क्वेश्चन नंबर 906 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिथैल्मियन और प्रोथैल्मियन बाय एडमंड स्पेंसर। ये अर्लीस्ट ओड्स के एग्जाम्पल हैं इन द इंग्लिश लिटरेचर में। द अर्लीस्ट ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर वर इपिथैल्मियन एंड प्रोथैल्मियन बाय एडमंड स्पेंसर। दीज मैरिज हिम, ये मैरिज हिम है, याद कर लीजिएगा। एपिथैल्मियन प्रोथैल्मियन है, ये मैरिज हिम है। वो रिटन इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 907, एडिसंस पब्लिक क्रेडिट, ये क्या है? अलेग्री है, ओड है, लिरिक है या नन है? क्वेश्चन नंबर 907 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक अलेग्री है। Allegory is a literary device that use symbols to convey a hidden meanings. Allegory literary device है, इसमें यूज किया जाता है सिंबल्स का, सिंबल्स का यूज किया जाता है और इसमें एक हिडन मीनिंग रहती है, मतलब डबल मीनिंग रहती है। एक तो ओपन मीनिंग रहती है, एक हिडन मीनिंग रहती है। अगर कहीं भी आपको हिडन मीनिंग दिखे या डबल मीनिंग लगे तो आप allegory ही लगाइएगा। ऑफन मोरल और पोलिटिकल, इट कैन बी यूज्ड इन स्टोरीज, पिक्चर्स और अदर आर्ट। तो allegory में हिडन मीनिंग और डबल मीनिंग कन्वे करता है और सिंबल्स के माध्यम से स्टोरी को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 908, इन विच सेंचुरी द प्रॉब्लम्स प्ले डेवलप्ड? 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 17th या 15th सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 908 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 909, विच पोएट इज कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म? रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच का पुल किस पोएट को कहा जाता है? टेनीसन को, ब्राउनिंग को, कीट्स को, अर्नोल्ड को? क्वेश्चन नंबर 909 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। क्वेश्चन नंबर 910, इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन कॉइन्ड? 1946, 1945, 1947 या 1948? क्वेश्चन नंबर 910 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948। जैक केरोएक coined the term Beat Generation in 1948. Question number 911. In which century Renaissance took birth in England? Middle 13th century, middle 14th century, middle of the 15th century, middle of the 16th century? इंग्लैंड में रिनेसा कब आया था? क्वेश्चन नंबर 911 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी। रिनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी। एक्सप्लेनेशन देखिए, रिनेसा इन इंग्लैंड बिगेन इन द लेट 15th सेंचुरी एंड लास्टेड इनटू अर्ली 17th सेंचुरी। मतलब 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में रिनेसा रहा है इंग्लैंड में। इट वॉज पार्ट ऑफ द लार्जर यूरोपियन कल्चरल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इटली इन द 14th सेंचुरी। रिनेसा की स्टार्टिंग हुई थी इटली में 14th सेंचुरी में, इटली में 14th सेंचुरी और इंग्लैंड में मिडिल 15th सेंचुरी। रिनेसा मूवमेंट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 912, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉट इनकम्प्लीट? इसमें कौन सी पोएम है जो इनकम्प्लीट नहीं है, मतलब कंप्लीट है? रिक्लूज, एक्सकर्जन, र्यून्ड कॉटेज या वाइट डू ऑफ राइल स्टोन? क्वेश्चन नंबर 912 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वाइट डू ऑफ राइल स्टोन। ये कंप्लीट पोएम है, बाकी रिक्लूज, एक्सकर्जन और र्यून्ड कॉटेज ये इनकम्प्लीट पोएम है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वाइट डू ऑफ राइल स्टोन और द फेट ऑफ द नॉर्टन्स, मतलब वाइट डू ऑफ राइल स्टोन का दूसरा नाम है द फेट ऑफ द नॉर्टन्स, इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, रिटन इनिशियली इन 1807 एंड 08। 1807 1808 के आसपास ही लिखी गई है, बट नॉट फाइनली रिवाइज्ड एंड पब्लिश अंटिल 1815। 1815 तक ये पब्लिश नहीं की गई थी। इट इज सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569।
इसकी सेटिंग हुई थी राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569 में एंड कंबाइंस हिस्टोरिकल लीजेंडरी सब्जेक्ट मैटर। तो वाइट डॉ रायल स्टोन का अदर नाम क्या है? तो फेट ऑफ द नॉर्टन्स। 1807 1808 के आसपास लिखी गई थी और 1815 तक पब्लिश नहीं की गई थी। इसका जो सेटिंग है तो राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569 है। इतनी बातें याद कर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 913, पैराडाइज लॉस्ट वर पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन, हु वाज इट्स पब्लिशर? पब्लिशर बताना है। पैराडाइज लॉस्ट के पब्लिशर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 913 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल सिमोंस। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये लिखी कब गई थी, कब से लिखना शुरू हुई थी और कब कंप्लीट हो गई, कि पैराडाइज लॉस्ट कब से लिखी गई और कब कंप्लीट हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पैराडाइज लॉस्ट के जो पब्लिशर है वो सैमुअल सिमोंस है। क्वेश्चन नंबर 914, हु आर्ग्यू दैट Milton deserved credit for making God wicked, since the god of Christianity is a wicked god? विलियम इम्सन, F.R. लेविस, आई रिचर्ड्स, पी.बी. शैली। कौन आर्ग्यू करता है कि मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड? क्वेश्चन नंबर 914 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम इम्सन। Question number 915. Who does not fall asleep when Ariel enters playing solemn music? कौन नहीं सोता है? सब एरियल इंटर्स करता है सोलम म्यूजिक बजाते हुए। एवरीवन प्रेजेंट और फॉल एस्लीप, सभी सो जाते हैं। गोंजेलो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, अलोंसो एंड फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 915 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो ये नहीं सोते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट व्हेन एरियल इंटर्स प्लेइंग सोलम म्यूजिक। टेम्पेस्ट प्ले में जब एरियल इंटर्स होता है बजाते हुए, सोलम म्यूजिक बजाते हुए इंटर्स होता है, तो ओनली सेबेस्टियन एंड एंटोनियो रिमेन अवेक, मतलब सेबेस्टियन और एंटोनियो जागते रहते हैं। एवरीवन इज इंक्लूडिंग किंग अलोंसो गोंजेलो फॉर एस्लीप ड्यू टू एरियल्स मैजिकल म्यूजिक। सेबेस्टियन एंटोनियो ये जागे रहते हैं, बाकी किंग अलोंसो है, गोंजेलो है, ये सो जाते हैं एरियल्स का मैजिकल म्यूजिक को सुनकर। Question number 916. In The Merchant of Venice gives Bassanio a ring to Portia in Act 4 Scene 2nd. Merchant of Venice में कौन देता है बेसानियो के रिंग को टू पोर्सिया, पोर्सिया को? एक्ट 4 सीन 2 में एंटोनियो, साइलॉक, नेरिसा या ग्रेसियानो? क्वेश्चन नंबर 916 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेसियानो गिव्स बेसानियो रिंग टू पोर्सिया इन एक्ट 4 सीन 2। Question number 917. Which play of Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को डिस्क्राइब किया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंडरेला के रूप में? ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट या हैमलेट? क्वेश्चन नंबर 917 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट को डिस्क्राइब किया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंडरेला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 918. द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड एज अगस्टन एज, रेस्टोरेशन एज, प्यूरिटन एज या नन? न्यू क्लासिकल एज को किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्टन एज। क्वेश्चन नंबर 919. हु क्रिटिसाइज पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट? डॉक्टर जॉनसन, वॉल्टर पेटर, टी.एस. इलियट या स्विनबर्न? कौन क्रिटिसाइज करता है पैराडाइज लॉस्ट को लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट के रूप में? क्वेश्चन नंबर 919 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन है, क्रिटिसाइज करते हैं पैराडाइज लॉस्ट को लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 920 मिल्टन्स प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो ट्रांसलेटेड एस। मिल्टन की ये पोएम है, इसका ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में। ये लैटिन पोएम है, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। किस नाम से ट्रांसलेट हुआ है? अ डिफेंस ऑफ सिविल पावर, अ डिफेंस ऑफ न्यू रिपब्लिक, अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, या अ डिफेंस ऑफ एंग्लो पर्सनालिटीज। क्वेश्चन नंबर 920 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। मिल्टन्स प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसिव ट्रांसलेटेड एज अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। एक्सप्लेनेशन देखिए, मिल्टन्स प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसिव वॉज रिटन इन 1651, 1651 में ये लिखी गई थी। दिस ट्रांसलेट टू डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल एंड वॉज अ पोलिटिकल पम्फलेट written by Milton defending the English Republic against attack from European monarchs after the execution of King Charles I. द इंग्लिश रिपब्लिक को डिफेंस करने के लिए ये पोएम लिखी थी। जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी, उसके बाद में यूरोपियन मोनार्क ने अटैक किया था द इंग्लिश रिपब्लिक पर। उसको डिफेंस करने के लिए ही मिल्टन ने ये पोएम लिखी है, प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो, जिसका ट्रांसलेट हुआ है डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल नाम से। क्वेश्चन ऑफ द डे, द टाइटल ऑफ विलियम गोल्डिंग्स नॉवेल डार्कनेस बीजवेल कम्स फ्रॉम। विलियम गोल्डिंग्स का नॉवेल है डार्कनेस बीजवेल, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।